अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और हमने स्टडी कर लिया था स्वेलोइंग तक कि फूड किस तरह स्वेलो करके ओरल कैविटी से हमारे फेरेंक्स में एंटर हो जाती है। हमने पहला कंपोनेंट जो डिस्कस किया था वो हमारे पास था ओरल कैविटी डाइजेस्टिव सिस्टम का। जो दूसरा कंपोनेंट है वो हमारे पास है फेरेंक्स या ईसोफेगस। फेरेंक्स और ईसोफेगस है, ठीक है। इसमें दो पॉइंट टॉपिक हैं, एक फेरेंक्स का और एक ईसोफेगस का। अच्छा, फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स एक शॉर्ट ट्यूब होती है बिहाइंड ओरल कैविटी, जो ओरल कैविटी के पीछे मौजूद है। यानी अगर मैं कहूँ हमारे माउथ की कैविटी है, ये माउथ की कैविटी मौजूद है, ठीक है। माउथ की कैविटी के बाद ये जो हमारे पास आती है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं? फेरिंग्स बोलते हैं। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास फेरिंग्स है। अच्छा, फेरिंग्स का क्या काम होता है? ये जो फेरिंग्स है ना, ये फेरिंग्स दो चीज़ों को मिलाती है आपस में। अब आगे फेरिंग्स पहले बताती हूँ क्या। फेरिंग्स एक मस्कुलर पैसेजवे है जो हवा के लिए भी होता है और जो आपके खाने के लिए भी होता है। फिर आगे जाके फेरिंग्स दो में डिवाइड हो जाता है। एक आपकी ट्रैकिया आ जाती है और एक आपकी ईसोफेगस आ जाती है। यहाँ ट्रैकिया आएगी और यहाँ ईसोफेगस आ जाएगी, यहाँ ईसोफेगस आ जाएगी। अब फेरिंग्स किस किस को मिला रहा है? एक तो फेरिंग्स आपकी ओरल कैविटी को ईसोफेगस के साथ मिला रहा है, दूसरा आपका जो नोज है उसको आपके ट्रैकिया यानी सांस की नाली के साथ मिला रहा है। ये फेरिंग्स का काम है। उन्होंने कहा फेरिंग्स इज अ शॉर्ट ट्यूब लाइक पार्ट बिहाइंड ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के पीछे यानी ओरल कैविटी बाद आता है। इट कनेक्ट ओरल कैविटी टू ईसोफेगस। ये मुंह को आपकी ईसोफेगस खुराक की नाली के साथ और नोज को विंड पाइप ट्रैकिया यानी आपकी सांस की नाली के साथ मिलाता है। अच्छा, जो केमिकल डाइजेशन स्टार्ट हुई थी ना आपकी ओरल कैविटी में, यानी सलाइवरी अमाइलेज रिलीज हुआ था, उसने केमिकल डाइजेशन स्टार्ट करवाई थी माउथ के अंदर, वो केमिकल डाइजेशन इस फेरेंक्स में भी होती रहेगी। लेकिन फेरेंक्स का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है कि जब आप खाना खाते हो, खाना निगलते हो, तो उस फूड पार्टिकल को आपके लंग्स के अंदर, आपके फेफड़ों के अंदर एंटर होने नहीं देता। फेफड़ों के अंदर एंटर कैसे नहीं होने देता? जो फेरेंक्स होता है ना, उसके फ्लोर पे मौजूद होता है ग्लोटिस, यानी ओपनिंग मौजूद होती है, लेकिन यहाँ पे आपको डिस्कस नहीं किया गया है। लेकिन फेरेंक्स के फ्लोर पे एक ओपनिंग होती है, उसको बोलते हैं ग्लोटिस। उस ग्लोटिस को कवर किया होता है टिश्यूज ने। उन टिश्यूज को हम क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। यानी अगर मैं कहूँ ये फेरेंक्स है, ये लंग्स वाला यानी आपका लेरेंक्स, ये ट्रैकिया आ जाती है, ये आपकी आ जाती है ईसोफेगस। तो यहाँ पे फेरेंक्स के फ्लोर पे यहाँ पे क्या मौजूद होती है? यहाँ पे एपिग्लोटिस मौजूद होती है। ये एपिग्लोटिस क्या करती है? जब आपने खाने को निगलते हो तो ये ट्रैकिया और एपिग्लोटिस एक दूसरे के ऑपोजिट मूव करते हैं, उसकी तरफ अगेंस्ट मूव करेंगे, इसकी तरफ मूव करेंगे। या जो ये एपिग्लोटिस है, ये आपकी जो इसकी ओपनिंग होती है ना ट्रैकिया की, इसको क्लोज कर देती है और खाना इसके ऊपर से ऐसे मूव करके आपके किस में चला जाता है? आपके खुराक की नाली में, यानी ईसोफेगस के अंदर। दोबारा देखो, ये हमारे पास है ईसोफेगस, ठीक है। जो ईसोफेगस नहीं, ये हमारे पास है फेरिंग्स, ये फेरिंग्स है, ठीक है। ये ऐसी नाली जो खुराक के लिए भी है और हवा के लिए भी है। फिर ये जो सिस्टम होता है ये हमारा हवा का निज़ाम होता है, जहाँ हवा जाती है यानी ट्रैकिया, और ये जो सिस्टम है यहाँ हमारा खाना जाता है, मतलब ईसोफेगस है। यहाँ मौजूद होते हैं फेरिंग्स, हेल्प करता है कि खाना आपके ट्रैकिया में ना जाए, तो उसके पास यहाँ एपिग्लोटिस मौजूद होती है। वो एपिग्लोटिस क्या करती है? ये ट्रैकिया के अगेंस्ट पुशअप, ट्रैकिया जो है ना, टॉप ऑफ ट्रैकिया यानी ट्रैकिया की जो ऊपर वाला हिस्सा है वो किसकी तरफ मूव? पुश अप अगेंस्ट एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस के अगेंस्ट जो है वो पुश अप होता है, ठीक है। जब वो होगा तो वो उसकी ओपनिंग क्लोज हो जाएगी। ओपनिंग क्लोज होने की वजह से खाना ट्रैकिया के ऊपर से स्लिप होता हुआ आपके फेरिंग्स ईसोफेगस में मूव कर जाता है फेरिंग्स से। ये फेरिंग्स के बारे में, ताकि फेरिंग्स एक ट्यूब होती है जो ओरल कैविटी को माउथ के साथ और सांस की नाली को जो है आपकी नोज के साथ जोड़ती है। जो केमिकल डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हुई थी वो यहाँ पे भी होती रहेगी, ओरल कैविटी में जो स्टार्ट हुई थी वो आपकी फेरिंग्स में भी होती रहेगी। लेकिन इसका काम क्या होता है? खाने को खुराक की नाली में एंटर होने नहीं देना। वो किसकी मदद से एंटर नहीं होने देती? एपिग्लोटिस की मदद से। एपिग्लोटिस होता क्या है? एपिग्लोटिस कार्टिलेज, सॉफ्ट बोन होते हैं, सॉफ्ट बोन होती है, नरम हड्डी होती है। ये क्या करती है? ये ट्रैकिया की ओपनिंग को क्लोज कर देती है जब खाना फेरिंग्स से आता है
और खाना इससे स्लिप होता हुआ आपके खुराक की नाली में ट्रांसफर हो जाता है, यानी ईसोफेगस में। अब ईसोफेगस क्या होती है? ठीक है, ईसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूब है, यानी मैंने कहा था ये फेरेंक्स है, उसके बाद ये जो हिस्सा है ये क्या है? ये ईसोफेगस का है। ये ईसोफेगस के आगे जो आता है वो स्टमक आता है। ईसोफेगस के आगे यहाँ पे ना स्टमक आता है, ये स्टमक है, ये हमारे पास है ईसोफेगस। और ईसोफेगस, ये हमारे पास फेरेंक्स, ये हमारे पास ईसोफेगस, और ये हमारे पास यहाँ लेरेंक्स था, लेकिन हमने इसके बारे में डिस्कस नहीं करना, क्योंकि जो लेरेंक्स है वो सांस लेने वाला निज़ाम है, यानी रेस्पिरेटरी है, उसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। अभी हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ रहे हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने फेरेंक्स के से होता हुआ ईसोफेगस बना, ईसोफेगस से आगे स्टमक। अब ईसोफेगस का क्या काम है? ईसोफेगस आपके स्टमक को और फेरेंक्स को आपस में मिलाती है। इट्स अ लॉन्ग ट्यूब अबाउट 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर की होती है तकरीबन। ये फेरेंक्स को स्टमक को आपस में मिलती है जब फूड एंटर होती है फेरेंक्स में। अच्छा, अब ये इसकी बात बता रहे हैं कि फेरेंक्स में फूड जब एंटर होती है तो किस तरह फूड पार्टिकल आगे आगे मूव करता है। अब अगर मैं कहूँ ये आपकी फेरेंक्स है, ठीक है, फेरेंक्स में जब फूड आती है ना, तो फूड के आने की वजह से इसके अंदर वेव जनरेट होती हैं। ठीक है, वेव्स कैसे जनरेट होती है? जैसे आप पानी के अंदर कोई भी पत्थर फेंकते हो तो वेव जनरेट होती है, इस तरह इसमें भी वेव जनरेट होती है इस मस्कुलर वॉल में। इस वेव की वजह से जो फूड है वो ईसोफेगस से स्टमक में आ जाती है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेरिस्टोलिसिस। ये जो मस्कुलर मूव कंट्रैक्शन हो रही है, यानी देखो ना, मैंने आपको यहाँ बनाया है कि ये आपकी ऐसे होती है, लेकिन फूड आती है, जहाँ फूड होगी वह यहाँ ऐसी हो जाएगी, बाकी स्ट्रेट रहेगी। फिर ऊपर से फिर कंट्रैक्ट होगी, फिर फूड आगे मूव करेगी और फिर ये दोबारा स्ट्रेट हो जाएगी। तो इस तरह जो मूवमेंट होती है वो किस प्रोसेस के जरिए होती है? पेरिस्टोलिसिस के जरिए। पेरिस्टोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके मसल्स क्या करते हैं? कंट्रैक्ट करते हैं, वेव ऑफ कंट्रैक्शन प्रोड्यूस होती है मसल्स के अंदर, और मसल्स के अंदर वेव ऑफ कंट्रैक्शन के प्रोड्यूस होने की वजह से फूड जो है वो आपके ईसोफेगस से स्टमक में एंटर हो जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेरिस्टोलिसिस। तो यहाँ हमने जो है दूसरा कंपोनेंट डिस्कस किया जो हमारे पास था फेरेंक्स और ईसोफेगस था। ठीक है, फेरेंक्स जो है वो माउथ के बाद आता है और आगे फेरेंक्स दो में डिवाइड हो जाता है, लेरेंक्स और ईसोफेगस में। हमने ईसोफेगस को डिस्कस करना है क्योंकि ईसोफेगस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, लेकिन जो ट्रैकिया या लेरेंक्स हमारे पास है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, इसीलिए हमने उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करना। फेरेंक्स का काम होता है कि ट्रैकिया को क्लोज कर देना जब खाना वहां से मूव हो, और ईसोफेगस का काम होता है कि पेरिस्टोलिसिस मूवमेंट के जरिए खाने को जो है स्टमक में मूव करवा देना। अब आपने पेरिस्टोलिसिस कार्टून्स वगैरह में भी देखी होगी मूवमेंट ये वाले, जैसे टॉम एंड जेरी वाले कार्टून में जो जेरी है ना, जब वो पाइप से गुजरता है तो पाइप में जहाँ जेरी होता है वहाँ पाइप की जेरी की शेप बन जाती है और बाकी बिल्कुल स्ट्रेट रहती है। तो इसी तरह जैसे जैसे वो उसकी मूवमेंट आगे होती रहती है, पीछे से पाइप जो है वो स्ट्रेट होता रहता है, इसी तरह हमारी फूड मूव करती है। जहाँ फूड होगी वहाँ पे फूड का पार्टिकल की तरह का साइज हो जाएगा और बाकी स्ट्रेट रहेगी। फिर ऊपर फूड के ऊपर से वो जो मसल्स है वो कंट्रैक्ट करेंगे, फूड आगे मूव करेगी और वहाँ से फिर दोबारा स्ट्रेट हो जाएगी। ये पेरिस्टोलिसिस मूवमेंट थी। तो ये हमारे पास जो है सेकंड कंपोनेंट था हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का।